तो मेरे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज हम फिर से आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 8 क्यूरियोसिटी बुक, दैट इज साइंस बुक की चैप्टर नंबर 13, आवर होम अर्थ, अ यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट। अब ये जो चैप्टर है इसका फर्स्ट सेशन हो चुका है, तो जिसने भी अगर नहीं देखा है उसको, तो मैं चाहूंगा कि उसको जरूर एक बार देख लेना। और जितने भी नोट्स दी गई हैं स्लाइड्स के फॉर्म में, वो आप लोग जरूर नोट कर लेना। नोट करना वीडियो में से बहुत जरूरी है, ताकि आपको ये चैप्टर लॉन्ग टर्म तक याद रखे। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विलंब किए बगैर। दैट इज चैप्टर नंबर 13, आवर होम अर्थ, अ यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट। चैप्टर बहुत मजेदार है। सो लेट अस सी, अब हम पढ़ने वाले हैं ओजोन लेयर के बारे में, एंड देन ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन ना हो तो क्या इंसान या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है अपने पृथ्वी पे? तो बिल्कुल नहीं। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ओजोन लेयर क्या होता है, कैसे वो यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है हमें, वो भी हम आज देख रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन एंड ओजोन लेयर। Presence of oxygen in atmosphere allows us to breathe. Obviously, ऑक्सीजन ना हो तो ब्रीथ कर पाओगे क्या आप? ऑक्सीजन ले पाओगे क्या आप? नहीं। तो लाइफ चलेगी कैसे? तो आपको लाइफ चलाने के लिए, आपको जिंदगी को सस्टेन करने के लिए ब्रीथिंग करनी पड़ेगी। हमने देखा एक्वाटिक एनिमल्स को भी ऑक्सीजन का जरूरत था, है ना। मतलब जो पानी में भी रहने वाले जीव हैं, है ना, जस्ट लाइक फिश, दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द डिसॉल्व्ड, दैट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। सो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन से थ्रू गिल्स फिश भी ऑक्सीजन लेता है, ताकि वो ताकि वो जिंदा रह सके। सीधा सीधा बात। सो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर अलाउज अस टू ब्रीथ। अभी हम फिलहाल टेरेस्ट्रियल की बात कर रहे हैं, हमारी बात करते हैं हम लोग। तो ब्रीथ करने के लिए हमको ऑक्सीजन की जरूरत है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। सो यहाँ पे पृथ्वी पे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, इसलिए हम ब्रीथ कर पा रहे हैं। So, presence of oxygen in atmosphere allows us to breathe. Oxygen needed by almost all forms of life on earth. जितने भी forms of life है अर्थ पे, ऑलमोस्ट सारे को ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, ताकि वो जिंदा रह सके। So oxygen needed by almost all form on the earth. जितने भी लाइफ अर्थ पे है, वो सारे को ऑक्सीजन इज नीडेड। सो ऑक्सीजन इज नीडेड बाय ऑलमोस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जितने भी लाइफ अर्थ पे दिखाई देते हैं, वो सारे को सारे फॉर्म ऑफ लाइफ को ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए फॉर देयर लाइफ टू सस्टेन। Some oxygen gets converted into to ozone, which forms important part of atmosphere. कुछ ऑक्सीजन ओजोन लेयर में तब्दील हो जाते हैं। Some oxygen gets converted to ozone, which forms important part of atmosphere. अगर सपोज करो ओजोन लेयर ना हो, तो ये जो हार्मफुल यूवी रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, वो डायरेक्टली हम उनको एक्सपोज हो जाएंगे और अलग अलग तरह की बीमारियां फैल जाएंगी। तो अगर दिस ओजोन लेयर डिप्लीट भी होता है, पतला भी होता है, तो भी बहुत ये टेम्परेचर जो है पृथ्वी का बढ़ जाएगा।
तो ये बात ध्यान में रखिएगा, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सो अब हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर अलाउज अस टू ब्रीथ, हमको ब्रीथ करने के लिए अलाउ करता है कौन? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, इन द एटमॉस्फेयर। सो ऑक्सीजन, जितने भी जीव मात्र हैं अर्थ पे, सबको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। तो ऑक्सीजन नीडेड बाय ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। Some oxygen, कुछ oxygen is get converted into this ozone layer, which plays an important role in the atmosphere. Ozone layer act as a shield blocking harmful ultraviolet rays from the sun. जो सन से अल्ट्रावायलेट रेस आते हैं उससे हम डायरेक्ट क्यों नहीं एक्सपोज होते? बिकॉज ऑफ दिस ओजोन लेयर जो ऑक्सीजन से फॉर्म हुआ है वो हमको प्रोटेक्ट करता है। सो ओजोन लेयर एक्ट एज अ शील्ड, वो हमारे शील्ड जैसा हमको प्रोटेक्शन देता है और हमको अल्ट्रावायलेट रेस से एक्सपोज होने से बचाता है। सो ओजोन लेयर act as a shield blocking harmful ultraviolet rays coming from the sun. जो सन से अल्ट्रावायलेट रेस रिलीज होता है उससे प्रोटेक्शन देने का काम ये ओजोन लेयर करता है। तो ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिंग शील्ड। व्हाई? बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस from the harmful ultraviolet rays released by the sun. So this ozone layer protect us from that, and that's why it is known as protecting shield also. ठीक है, blocking ultraviolet rays. UV rays can damage living cells, so ozone layer protection is crucial for life. So यूवी रेज क्या कर सकता है? लिविंग सेल को डैमेज कर सकता है। सेल ही नहीं रहेगा तो क्या है? जिंदगी खत्म। तो जो भी जीवन चक्र है, जो भी जीवन है पृथ्वी पे, अगर वो डायरेक्टली यूवी रेज से एक्सपोज हो जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा सेल्स। सो अगर सेल्स डैमेज देन देयर विल बी नो लाइफ ऑन द अर्थ। सो यूवी रेज बहुत क्रूशियल है लाइफ को सस्टेन करने के लिए अर्थ पे। सो यूवी रेज कैन डैमेज लिविंग सेल्स, सो ओजोन लेयर, ओजोन प्रोटेक्शन इज क्रूशियल फॉर लाइफ। अब हम देखते हैं इंडियाज मार्स मिशन के बारे में कि इंडिया मार्स पे जो गया था 2013 में, ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं। So India's Mars mission, Mangalyaan Mars orbiter mission launched in 2013 by ISRO. ये कब लॉन्च हुआ था? 2013 by our ISRO. आपको पता ही होगा ISRO is very famous, है ना? हमारा इसरो जो है वो नासा को भी टक्कर देता है सैटेलाइट लॉन्चिंग के बारे में। अपना स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है। सो प्राउड टू बी इंडियंस। सो मंगलयान मार्स ऑर्बिट मिशन लॉन्च इन 2013 बाय इसरो। सो कब लॉन्च हुआ था ये मंगलयान? 2013 में इसरो में ये मार्स ऑर्बिटर मिशन था। मार्स के लिए सैटेलाइट लॉन्च की गई थी। सो मंगलयान वाज द फर्स्ट यान बाय द इंडियन टू लॉन्च इन मार्स इन 2013 बाय इसरो। ठीक है, कैरीड टूल्स टू स्टडी मार्स एटमॉस्फेयर
surface and signs of past water. So मार्स ये ऐसे ऐसे टूल्स लेके गया था मंगलयान, जो मतलब ऑब्वियसली उसके ऊपर टूल्स लगाए गए थे ऐसे ऐसे, जो मार्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए इम्पॉर्टेंट था, उसके सरफेस को स्टडी करने के लिए इम्पॉर्टेंट था, और क्या पहले पानी था कि नहीं था, अगर पानी था तो जीवन था कि नहीं था, वो सारे चीजों को स्टडी करने के लिए ये मंगलयान भेजा गया था. सो it carried tools, this Mangalyaan carried tools to study Mars atmosphere, surface and signs of past water. Some sensors help scientists ask whether Mars was ever suitable for the life. ठीक है, तो क्या कभी मार्स लाइफ को सस्टेन करने के लिए अच्छा जगह था या हो सकता है ना? सो सम सेंसर्स हेल्प साइंटिस्ट आस्क वेदर मार्स वॉज एवर सुटेबल फॉर लाइफ. क्या कभी मार्स सुटेबल, लाइफ के लिए सुटेबल था क्या? ठीक है, ये क्वेश्चन राइज हुआ था. शोड वर्ल्ड दैट इंडिया कुड डू स्पेस साइंस विथ स्मार्ट लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी. तो इससे ये बात साबित हो गई कि इंडिया स्पेस साइंस में भी आगे है, और बहुत स्मार्टली आगे है. वो बहुत सस्ते कॉस्ट में टेक्नोलॉजी बना रहा है, जो मार्स जैसे प्लैनेट पे भेजा जा सकता है अलग अलग चीज़ों का अध्ययन करने के लिए. सो इससे इंडिया का लोहा सारे जग ने माना कि मतलब इंडिया ने ये शो कर दिया कि इंडिया has a unique brain and he can develop a low budget technology, low cost technology to study the space. So India showed world that India could do space science. तो इससे ये पता चल गई कि इंडिया स्पेस साइंस में भी आगे है, और इंडिया बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कवर कर सकता है. पोटेंशियल है इंडिया में स्पेस साइंस के प्रति, एंड उसका टेक्नोलॉजी बहुत स्मार्ट है. लो कॉस्ट में बहुत कुछ अध्ययन किया जा सकता है स्पेस में. हेल्प ब्रिंग मार्स एक्सप्लोरेशन क्लोजर टू एवरीवन. इससे क्या हुआ? मार्स पे ये मंगलयान भेजने से क्या हुआ कि ये डंका बजा दिया और ये बात समझा दी पूरी दुनिया को कि हम लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी से भी हम स्पेस को जान सकते हैं, स्पेस को पढ़ा जा सकता है. और मार्स का क्या क्या एक्सप्लोरेशन किया कि भैया मार्स पे क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे चीज़ें हैं, ये जानने में दुनिया को ये मंगलयान ने हेल्प किया है. ठीक है. अर्थ बिहेव्स लाइक giant magnet due to the movement of the molten iron in the core. अर्थ के कोर में मोल्टन आयन बह रहा है, इसलिए अर्थ एक बड़ा बहुत विशाल मैग्नेट जैसा प्रतीत होता है. इसलिए नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है. तो आवर अर्थ बिहेव्स लाइक अ जायंट मैग्नेट. अब हम यहाँ पे यही बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ. ठीक है.
सो अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ अगर मैं बात करूं, तो जो अपना अर्थ है दैट इज जायंट मैग्नेट, एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। क्यों? क्योंकि इसके कोर के अंदर मोल्टन आयन बह रहा होता है, ठीक है। सो अर्थ बिहेव्स लाइक अ जायंट मैग्नेट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द molten iron in the core. Earth constantly hit by tiny high energy particles from the space. अर्थ जो है कॉन्स्टेंटली हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो स्पेस से आते हैं उससे हिट होते रहता है। तुमने सुना रहेगा उल्का वर्षा हो गई। तो अर्थ इज कॉन्स्टेंटली हिट बाय अ टाइनी हाई एनर्जी पार्टिकल्स फ्रॉम स्पेस। कॉस्मिक रेज कम्स फ्रॉम far across the universe and solar wind comes from the sun. अब इसी दौरान सन के ऊपर दो और चीजों का हमला होता है, दैट इज कॉस्मिक रेज कम फ्रॉम अक्रॉस द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स से कॉस्मिक रेज अपने अर्थ पे आता है। सो कॉस्मिक रेज कम्स फ्रॉम फार अक्रॉस यूनिवर्स एंड सोलर विंड, जो सोलर तूफान पैदा होता है, इट कम्स फ्रॉम द सन। तो आपको ये सब चीज़ें जानना जरूरी है कि अपना अर्थ जो है इट बिहेव्स लाइक अ जायंट मैग्नेट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन आयन इन द कोर। अर्थ कॉन्स्टेंटली हिट बाय द टाइनी एनर्जी particles coming from the space. Cosmic rays comes from far across the universe and solar wind comes from the sun. अब हम जानते हैं आगे कि these particles can damage atmosphere. ये जो cosmic rays है, ये जो solar wind है, solar तूफान है, वो अपने एटमॉस्फेयर को डैमेज कर सकता है। दिस पार्टिकल्स कैन डैमेज एटमॉस्फेयर, रिड्यूस ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर को रिड्यूस कर सकता है। अगर एटमॉस्फेयर डैमेज होगा तो ओजोन लेयर रिड्यूस हो जाएगा। अगर ओजोन लेयर रिड्यूस हो गया तो हार्मफुल रेज जो हैं वो अंदर आ सकते हैं। सो लेट इट मोर हार्मफुल यूवी रेज, है ना। अब ओजोन लेयर डिप्लीट होगा, कम होगा, तो क्या होगा, ओजोन लेयर अगर कम हो गया तो जो हार्मफुल रेज थे ओजोन ये यूवी रेज, वो डायरेक्टली क्या हो सकते हैं, अर्थ के सरफेस पे आ सकते हैं। प्रॉब्लम है यहाँ पे। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एक्ट लाइक अ प्रोटेक्टिव शील्ड। सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी प्रोटेक्टिव शील्ड जैसा एक्ट करता है, पुशिंग हार्मफुल पार्टिकल्स अवे। तो जितने भी हार्मफुल पार्टिकल्स हैं उनको दूर कर देता है, पुश कर देता है। कीप्स एटमॉस्फेयर एंड लाइफ ऑन प्लैनेट सेफ फ्रॉम द डेंजरस स्पेस रेडिएशंस। बात समझ में आ गई होगी। अब एक बार फिर से देखिए इसको, क्या क्या चीजें हो रही हैं कि अर्थ एक जायंट मैग्नेट जैसे बिहेव करता है, बिकॉज अंदर कोर के अंदर अर्थ के मोल्टन आयन मूव करते रहता है। अब अगर ऐसा हो रहा है और अर्थ इज कॉन्स्टेंटली हिट बाय द टाइनी पार्टिकल्स कमिंग फ्रॉम द स्पेस, जो अर्थ है बार बार अटैक होते रहता है फ्रॉम द टाइनी पार्टिकल्स विच आर कमिंग फ्रॉम द रेस। एग्जाम्पल इज कॉस्मिक रेज कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, फार फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड दूसरा जो है जो बहुत फेमस है दैट इज सोलर विंड, जैसे सोलर तूफान हम कहते हैं, कम्स फ्रॉम द सन। सो ये सब से बचाने का काम कौन करता है, ये जायंट मैग्नेट का जो फील्ड बना हुआ होता है, मैग्नेटिक फील्ड, वो बचाने का काम करता है। अब देखिए
हम देख पा रहे हैं कि दिस पार्टिकल कैन डैमेज, ये जो यूवी रेज, ये जो हमने पढ़ा कि भैया कॉस्मिक रेज एंड सोलर विंड, दिस कैन डैमेज आवर एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर को डैमेज करते हैं मतलब ओजोन लेयर क्या हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ओजोन लेयर कम हो रहा है आपका, व्हाट इट मीन्स दैट कि भैया यूवी रेज जो है वो डायरेक्ट अटैक कर सकता है ना। अगर ऐसा हो रहा है तो जिंदगी इम्पॉसिबल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए नेचर का खेल देखिए कि उसने क्या किया, मतलब अर्थ हमारा कितना यूनिक सा है कि वो जायंट मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, इसलिए ये सब रेस को वो दूर, अगर वो मैग्नेट है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है दैट एक्ट एज अ शील्ड फॉर दिस टाइप ऑफ रेस। सो ये रेस को, वो शील्ड जो बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड का, वो ये रेस को दूर ढकेल देता है। अगर ये दूर ढकेल रहा है तो अपने अर्थ को वो बचा रहा है, अपने एटमॉस्फेयर को वो बचा रहा है। अर्थ कॉन्स्टेंटली हिट बाय द टाइनी हाई एनर्जी पार्टिकल्स फ्रॉम द स्पेस। Cosmic rays comes from far across universe and solar wind comes from the sun. These particles can damage atmosphere, reduce ozone layer, it let it more harmful UV rays जो अंदर आ रहे हैं, वो UV rays को अंदर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूनिफॉर्म रेस अंदर आ सकता है। अगर एटमॉस्फेयर डैमेज हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, कम हो रहा है, तो Earth's magnetic field act as a protecting shield, pushing harmful particles away, दूर ढकेल देता है ऐसे ऐसे harmful particles को, keeps atmosphere and life on the planet safe from dangerous space radiation. So ये magnetic field जो है वो शील्ड के जैसा एक्ट करता है हमारे ऊपर, और ये जो यूवी डेंजरस सोलर विंड जो आ रहा है, विंड से जो रेडिएशंस निकल रहे हैं, उसके बाद में अलग अलग जगहों से जो रेडिएशंस निकल रहे हैं उसको, उससे वो प्रोटेक्शन लेता है। ठीक है, प्रोटेक्शन देता है। Earth's unique position allows presence of liquid water. अब combined protection factor, Earth's यूनिक पोजीशन जो एकदम हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि पोजीशनिंग बहुत सही है, ऐसे जगह पे है ना तो वो इतना नज़दीक है कि वाटर सॉलिडिफाई हो रहा है, ना तो वो उतना दूर है कि वाटर गैसेस फॉर्म में उड़ जा रहा है। इतना यूनिक पोजीशन पे है कि वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म। सो यूनिक पोजीशन ऑफ अर्थ अलाउज presence of water in liquid form. Right size maintains proper atmosphere. साइज भी एकदम सही है, बड़ा होगा तो क्या होगा, ग्रेविटी बढ़ जाएगी और वो सब हम सबको क्या करेगा, अंदर खींचेगा जोर का, और हमारा बोन्स बेन सब टूट जाएगा। और वैसे ही अगर वो छोटा हुआ तो ग्रेविटी इतनी कम हो जाएगी कि एटमॉस्फेयर स्केप कर जाएगा। तो इतना प्रॉपर साइज का है, तो राइट साइज टू मेंटेन प्रॉपर एटमॉस्फेयर and right position, unique position that allows water in a liquid form. So that is combined protection factor. Magnetic field provides protection from the space radiation. जो मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है उससे स्पेस के रेडिएशन, जैसे सोलर विंड हमने पढ़ा, जैसे कॉस्मिक रेज हमने पढ़ा कि उससे वो प्रोटेक्शन देता है। कौन, मैग्नेटिक फील्ड उसको दूर ढकेल देता है। ऑल फैक्टर टुगेदर हेल्प्स लाइफ टू सस्टेन ऑन अर्थ। तो ये सारे फैक्टर्स देखो, क्या क्या फैक्टर्स, unique positioning of earth, unique size of right size of the earth, then magnetic field which is present on the earth because earth acts as a giant magnet which protects from dangerous radiation coming from the space,
like solar wind and cosmic rays. So ये सारे चीजें मिला के जिंदगी को पॉसिबल करती है सस्टेन करने के लिए ऑन द अर्थ. So all factors together help makes Earth planet where life can emerge and thrive. बात समझ में आ गई होगी. अब इंटरैक्शन ऑफ एलिमेंट्स. Earth has right condition for life. Earth has right conditions for life through connections between living and non-living things. Earth has a right condition for life through connection between living and non-living things. अर्थ के ऊपर बहुत सही कंडीशन है for life to sustain and the connection between living and non-living things. So कंडीशन अर्थ के ऊपर. अब देखो हम एयर को, एबायोटिक चीज़ों को यूज करते हैं फॉर जिंदा रहने के लिए, और एबायोटिक हमारे ऊपर भी डिपेंड करते हैं. So biotic and abiotic components are interdependent. So this connection allows the earth, allows the life to sustain on earth. So this connection, this right conditions for life. So earth has right condition for life through connection between. So condition is very good on earth by the connection between living and non-living things. Beautiful interaction between air, water, sunlight, soil, minerals helps life thrive. बहुत बढ़िया कंडीशन है between, बहुत बढ़िया इंटरैक्शन है between earth, between air, water, sunlight, soil, which help life to thrive. आगे लाइफ को आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत सही इंटरैक्शन है बिटवीन एयर. हमने देखा कि हम एयर का कैसे इस्तेमाल करते हैं, वाटर का कैसे इस्तेमाल करते हैं, सनलाइट का कैसे इस्तेमाल करते हैं. सो दैट रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, हम मिनरल्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं. तो लाइफ सस्टेन, लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए ये सब का एकदम ब्यूटीफुली जो ब्यूटीफुल इंटरेक्शन है इनके साथ में, वो बहुत ज़रूरी है, और यही कंडीशन हेल्प करता है लाइफ को थ्राइव करने के लिए. सो दैट ब्यूटीफुल इंटरेक्शन बिटवीन एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, मिनरल हेल्प्स लाइफ टू थ्राइव. Natural resources and life process works together. Natural resources and life processes works together to support and sustain life. तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं जो हम यूज करते हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं, what is, by the way, what is the meaning of resource? Resource is all the things which human beings use for the life to sustain. ठीक है, सिंपल सा बात आप समझो. तो नेचुरल रिसोर्स, जस्ट लाइक वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स, है ना. गैस इज नेचुरल रिसोर्स, नेचर से जो मिलता है. तो नेचुरल रिसोर्सेज एंड लाइफ प्रोसेसेस वर्क टुगेदर टू सपोर्ट एंड सस्टेन लाइफ. ये नेचुरल रिसोर्सेस हम लोग इनको निकालते हैं,
हम लोग इनका यूज करते इस्तेमाल करते हैं अपने लाइफ प्रोसेस को सस्टेन करने के लिए, अपने लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए। सो ये दोनों का इंटरेक्शन जो है, नेचुरल रिसोर्सेस एंड लाइफ प्रोसेस, दे वर्क टुगेदर एंड टू सपोर्ट लाइफ एंड टू सस्टेन लाइफ। all elements interact in complex ways to create perfect environment for living beings। तो जितने भी एलिमेंट है, बायोटिक हो एबायोटिक हो, वो दोनों इंटरैक्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स वे में। हमने पढ़ा हाउ कॉम्प्लेक्स दैट वेब वाज, हाउ कॉम्प्लेक्स they works together। all elements interact in a complex way to create perfect environment on earth for living beings to sustain। जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, वो सारे मिलके कैसे कैसे वर्क करते हैं, कितना कॉम्प्लेक्स है उनके वर्किंग में, कैसे कॉम्प्लेक्स उनका रिलेशन है, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर इन कॉम्प्लेक्स वे, वही क्रिएट करता है, वही चीज लाइफ को, मतलब एनवायरनमेंट में ऐसा परफेक्ट एनवायरनमेंट बनाती है जहां पे लाइफ सस्टेन कर सके। अब हम पढ़ते हैं एयर, वाटर एंड सनलाइट के बारे में, जो आप जितने भी ह्यूमंस हैं, विदाउट दिस, मतलब क्या है ह्यूमन, क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। एटमॉस्फेयर कंटेन ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए सबसे यूनिक चीज है, जो सबसे जरूरी चीज है। पता ही चल गया। एटमॉस्फेयर में अगर ऑक्सीजन ना हो तो आप ब्रीथ कैसे करोगे? तो ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द एटमॉस्फेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर विच सपोर्ट्स लाइफ। सीधा सीधा बात है। सो एटमॉस्फेयर कंटेन ऑक्सीजन which humans, animals and planet use for respiration। So this oxygen in the air is used by all the human beings, all the elements, animals and plants for their respiration। In presence of sunlight, plants take carbon dioxide। In the presence of sunlight, plants take carbon dioxide from the air and water from the soil। प्रेजेंस, जब सनलाइट, मतलब देखो जब खाना बनाता है तो प्लांट्स कैसे बनाएगा खाना? वो इन्वायरमेंट से, वो एटमॉस्फेयर से वो क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, CO2। एंड वो एयर जो है, फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, एंड क्या लेता है? वाटर H2O फ्रॉम द सॉइल। ये किधर से लेता है? एयर से। ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में वो कोई भी प्लांट अपना खाना बनाने के लिए पहले एयर से वो CO2 लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड सॉइल से वो वाटर लेता है थ्रू रूट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाई प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। सो इन लोग क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं, एंड द प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, एंड रिलीज ऑक्सीजन नीडेड फॉर रेस्पिरेशन। एंड वो इसी दौरान जब वो खाना बनाता है तो ऑक्सीजन रिलीज करता है।
क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि उसके पत्ते में क्लोरोफिल होता है, ठीक है, प्लांट्स के पत्तों में क्लोरोफिल होता है। सो वो क्या करता है, जब वो खाना बनाता रहता है तो एटमॉस्फेयर से, फिलहाल हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, अर्थ की बात कर रहे हैं, तो उससे क्या क्या ले रहा है वो देखते हैं। सो वो क्या लेता है? सनलाइट यूज करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो उस एटमॉस्फेयर से, मतलब एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, एंड वो वाटर लेता है सॉइल से थ्रू रूट्स, and in the presence of that he prepares its own food, and that process is known as photosynthesis. और ड्यूरिंग दिस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जब खाना बनाने का जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है ना, तो ऑक्सीजन रिलीज फॉर रेस्पिरेशन। रेडिएशन फ्रॉम सन हीट अर्थ एंड सम हीट trapped by the atmosphere. Radiation from sun heat earth, जो रेडिएशन आ रही है सन से वही अर्थ को हीट करता है। कुछ हीट हमारा एटमॉस्फेयर ट्रैप कर लेता है थ्रू ग्रीन हाउस इफेक्ट। माइल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट कीप्स टेम्परेचर हाई इनफ फॉर वाटर टू मेंटेन लिक्विड। तो आप समझे, इस खेल को समझे क्या, कि हमारा अर्थ जो है एकदम परफेक्ट है। वो हमारा एटमॉस्फेयर, जब वो सन से रेडिएशन आते हैं तो कुछ रेडिएशन को ट्रैप कर लेता है, एंड दैट ट्रैपिंग ऑफ दैट रेडिएशन बाय एटमॉस्फेयर इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो वो जो ट्रैप कर लेता है, उतना ही ट्रैप करता है, वो माइल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाता है उधर, और उतना ही टेम्परेचर को मेंटेन करता है जहां जो टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड स्टेट में रहे। तभी तो हम ये इधर जिंदगी है। सो माइल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट कीप्स टेम्परेचर हाई इनफ फॉर द वाटर टू मेंटेन लिक्विड। वाटर कवर्स अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। वाटर कितना कवर करता है? इट कवर्स अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। जितना भी अर्थ का सरफेस है उसमें 70% इज वाटर, ठीक है। सो अब आपको बात समझी क्या हो रहा है, कि भैया रेडिएशन जो सन से आ रहा है वो अर्थ के ऊपर आ रहा है। तो खेल समझो, रेडिएशन सन से अर्थ के ऊपर आ रहा है, वो उतना ही रेडिएशन को कैप्चर करता है। ये जो एटमॉस्फेयर है हमारा, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाता है, और थोड़ा सा हीट जो है वो ट्रैप करके रखता है वो, और वो माइल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाता है। इतना ही ट्रैप करके रखता है हीट को, जो टेम्परेचर पे, उतना टेम्परेचर को ट्रैप करता है जो टेम्परेचर पे वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में रहे। अब ये लिक्विड स्टेट में है वाटर। यहाँ पे हमको मालूम है अपने अर्थ पे वाटर जो है नियरली अबाउट 70% ऑफ वाटर है। फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक, रिवर, स्प्रिंग, सीज, ओशन एंड ग्राउंड वाटर। सो दिस 70% ऑफ वाटर, अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। वाटर जो है कहाँ कहाँ पे ये 70% है, पूरा अर्थ का 70% अगर वाटर है तो वो वाटर कहाँ कहाँ पे? पॉन्ड में पाया जाएगा, लेक में पाया जाएगा, रिवर में पाया जाएगा, स्प्रिंग में पाया जाएगा, सीज में पाया जाएगा, ओशंस में पाए जाएंगे, एंड ग्राउंड वाटर पाए जाएंगे। ऑल दिस वाटर फॉर्म्स हाइड्रोस्फीयर विच इज होम टू मिलियन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो हमने देखा है जितने भी ऐसे, देखो ये पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, स्प्रिंग्स हो गए, सीज हो गए, ओशन हो गए, ग्राउंड वाटर हो गए, सारे में ये सारे मिला के हाइड्रोस्फीयर फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? हाइड्रोस्फीयर। एंड ये हाइड्रोस्फीयर में मिलियन ऑफ लाइफ्स है भाई, बहुत सारे जीव जंतु वहां पे पाए जाते हैं।
from tiny planktons to giant whale, many still being discovered. मतलब छोटे से छोटा प्लैंक्टन्स, बड़े से बड़ा जायंट, सारे हाइड्रोस्फीयर में पाए जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो अभी तक डिस्कवर होते ही जा रहे हैं और होते ही रहेंगे। वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट दैट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल टू द लीव्स इन प्लांट्स। वाटर ऐसा एक सॉल्वेंट है जो सबको अपने अंदर समाहित कर लेता है और वो न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से पत्तों की तरफ ले जाने का काम करता है ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके। ठीक है, सोचो वाटर कितना इंपॉर्टेंट चीज, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन द लाइफ ऑफ प्लांट्स, in the life of animal. So water is a good solvent that transports nutrients from the soil to the leaf in the plants. In animal, water regulates body in animals, water regulates body temperature, aids digestion, ensures hydration. हमारे अंदर अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, डाइजेशन सही रखने के लिए पानी का इस्तेमाल करते, पानी पीते हैं, और अपने बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए भी पानी पीते हैं। तो इन एनिमल्स वाटर रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, एड्स डाइजेशन, एंश्योर हाइड्रेशन। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो इसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। पहले इसको वापस से देखिए, ये चीज देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रेडिएशन सन से निकला, कुछ रेडिएशन जो है वो अपना एटमॉस्फेयर ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाता है और कुछ हीट जो है वो कैप्चर करके रखता है। इतना ही हीट, इतना ही माइल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाता है जहाँ पे वाटर लिक्विड स्टेट में रह सके। अगर वाटर लिक्विड स्टेट में है तो ऑब्वियसली जिंदगी वहाँ पे बनेगी। जिंदगी बनेगी। नियरली 70% ऑफ द अर्थ इज वाटर। अर्थ का 70% वाटर है। वो कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा वाटर? एक तो पॉन्ड्स में, लेक्स में, ओशन में, सीज में, स्प्रिंग्स में, सारे जहाँ पे। एंड जो भी वाटर बॉडीज हैं वो सारे को हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर, ग्राउंड वाटर तक। एंड ये हाइड्रोस्फीयर में मिलियंस ऑफ लाइफ आर देयर, मिलियंस ऑफ लाइफ। प्लैंक्टन्स, छोटे छोटे से जीव प्लैंक्टन्स, और बड़े से बड़ा वेल, सब यह हाइड्रोस्फीयर में ही एग्जिस्ट होते हैं। और बहुत सारे भैया एग्जिस्ट होते रहेंगे। अभी तक तो बहुत ओशन इज अनएक्सप्लोर्ड। फुल एक्सप्लोर हमने ओशन को एक्सप्लोर थोड़े किया है। वाटर इज गुड सॉल्वेंट। वाटर क्या है? सबको डिसॉल्व कर लेता है उसके अंदर, गुड सॉल्वेंट है। सो वाटर क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट, फ्रॉम द सॉइल टू द लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस। एंड एनिमल्स के बारे में भी देखें तो एनिमल्स में इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, इट एड्स डाइजेशन, पानी पीने से डाइजेशन होती है ठीक से, एंड इंश्योर अपना बॉडी हाइड्रेट रहे, तो पानी पीने से बॉडी हाइड्रेट भी रहती है। तो ये सारी चीज़ें इंश्योर करता है एनिमल में भी। तो एनिमल के लिए भी बहुत उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए पानी लिक्विड स्टेट में होना बहुत अनिवार्य था जिंदगी के लिए। वाटर वेपर इन एयर फॉर्म्स क्लाउड एंड ब्रिंग्स रेन और स्नो। वेदर के बारे में देखें, वेदर एंड वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल में जो साइकिल फॉर्म हो रहा है, तो वाटर वेपर
फॉर्म्स क्लाउड वाटर वेपर, जब गर्मी बढ़ा तो वाटर वेपर क्लाउड्स में फॉर्म हो गया और क्लाउड से ऊपर गया, कूल हो गया और वापस से बरस गया तो रेन बरसा या स्नो बरसा। तो ये साइकिल चलते रहता है। रेनफॉल रिफिल्स रिवर्स, रेनफॉल जो होता है वापस से रिवर क्या हो जाएगा, भर जाएगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा ना। तो रेनफॉल क्या करता है, रिवर को भर देता है, लेक को भर देता है, एंड अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स सोर्स को भी, अंडरग्राउंड का जो वाटर लेवल है वो बढ़ा देता है। मूविंग एयर शेप्स वेदर एंड रेनफॉल विच इन्फ्लुएंस फार्मिंग एंड वेदर सप्लाई एंड वाटर सप्लाई। ये जो मूविंग एयर होते हैं, इट मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर बेल्ट टू द लो प्रेशर बेल्ट। यही इंश्योर करता है कि बरसात कितना होगी, कहाँ होगी। मूविंग एयर शेप्स वेदर, सो वेदर भी जो फोरकास्ट बताते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो ये वेदर भी फॉर्म होने का कारण, अभी मॉनसून आता है तो साउथ से ही नॉर्थ में भी जाता है, साउथ से इधर अपना अरेबियन सी से अंदर आता है अपने इंडिया की तरफ, एंड बे ऑफ बंगाल से उड़ीसा वगैरह में एंटर करता है, और फिर और सब जगह बरसात होती है। तो हर जून में ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लो प्रेशर बेल्ट फॉर्म होता है ऑन द लैंड, एंड सी में हाई प्रेशर बेल्ट फॉर्म होता है, तो दैट एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर, उसके साथ साथ वो क्लाउड्स लेके आता है, बरसात गिरा देता है। तो मूविंग विंड, मूविंग एयर ही वेदर को शेप देता है कि कब कब कौन कौन सा वेदर आएगा, ये मूविंग एयर ही डिसाइड करता है। सो मूविंग एयर शेप्स वेदर एंड रेनफॉल विच इन्फ्लुएंस फार्मिंग, एंड उसी से ही, ये वेदर से ही इन्फ्लुएंस होके फार्मर्स कब कब क्या क्या लगाना है वो डिसाइड करते हैं, क्योंकि उससे वाटर सप्लाई इंश्योर होता है। सो मूविंग एयर शेप्स वेदर एंड रेनफॉल, मूविंग एयर ही वेदर बनाता है अलग अलग टाइप का, और रेनफॉल भी ये वेदर का ही एक पार्ट है। विच इन्फ्लुएंस, यही फार्मिंग को इन्फ्लुएंस करता है कि भैया कब कब क्या क्या फार्मिंग करोगे, एंड यही वाटर सप्लाई, ये रेनफॉल ही वाटर सप्लाई इंश्योर करता है आपका। वेदर पैटर्न अफेक्ट्स काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट कैन लिव इन द डिफरेंट प्लेसेस। सो वेदर ही, जो वेदर है वही अलग अलग टाइप का वेजिटेशन अलग अलग जगह पे इंश्योर करता है। अभी डेजर्ट है, पानी कम हो रहा है, वेदर हार्श है, तो उधर कौन सा प्लांट उगते हैं, कैक्टस वगैरह, जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि हार्श क्लाइमेट है, वेदर उधर का हॉट है। तो ये वेदर ही इंश्योर करता है कि कौन कौन से क्षेत्र में कैसा कैसा प्लांटेशन होगा। तो वेदर पैटर्न ही अफेक्ट करता है काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट कैन लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। सो अलग अलग टाइप का, अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग टाइप का, अलग अलग प्लांट्स अलग अलग जगह पे क्यों पाए जाते हैं? बिकॉज ऑफ दिस वेदर पैटर्न इन डिफरेंट एरियाज। सो अलग अलग वेदर पैटर्न है, सो अलग अलग टाइप के, अलग अलग भांति के अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग एनिमल्स एंड अलग अलग प्लांट्स दिखाई आपको देंगे। सो दैट्स वाई वेदर पैटर्न ही अफेक्ट करता है काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट कैन लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स। अर्थ क्रस्ट मेड अप ऑफ रॉक्स। अर्थ का जो क्रस्ट है वो रॉक से बना हुआ है, सॉइल से बना हुआ है, मिनरल से बना हुआ है, प्रोवाइड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। जो क्रस्ट पे हम रहते हैं, जो सरफेस पे हम रहते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ रॉक्स, सॉइल्स,
minerals, provide almost everything that life need. ये जो क्रस्ट है अर्थ का, वो रॉक से बना हुआ है, सॉइल से बना हुआ है, मिनरल से बना हुआ है, एंड ये क्रस्ट पे ही जिंदगी को जिंदा रखने के लिए जितनी भी चीजें नीडेड है वो ऑलमोस्ट सारे चीजें ये क्रस्ट पे है, अर्थ के क्रस्ट पे. So Earth's crust made up of rock, soil, minerals provide almost everything life needs. From soil that helps plant grow to minerals that give salt, coal, oil, metals. From soil that helps plant grow. Yes, soil नहीं रहेगा तो प्लांट कहाँ से ग्रो होगा? तो हर एक चीज जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए चाहिए वो सारे क्रस्ट पे प्रेजेंट है. तो आप देख सकते हो कि सॉइल विच इज नीडेड फॉर द प्लांट्स ग्रो इज अवेलेबल ऑन द क्रस्ट, ऑन अर्थ क्रस्ट. जितने ये मिनरल्स चाहिए दैट गिव्स सॉल्ट, coal, oil, metals. So forms of soil that helps plants grow to minerals that give salt, coal, oil, metal, etc. वो सारे चीजें क्रस्ट पे प्रेजेंट है. आउटर लेयर सपोर्ट्स बोथ इकोसिस्टम एंड ह्यूमन लाइफ. जो आउटर लेयर है दैट इज क्रस्ट, दैट इज व्हाट अर्थ क्रस्ट सपोर्ट्स बोथ इकोसिस्टम एंड ह्यूमन लाइफ. तो आउटर सरफेस जो है दैट इज क्रस्ट, दिस सपोर्ट्स जितने भी इकोसिस्टम है वो सारे को सपोर्ट करता है, ह्यूमन लाइफ को भी सपोर्ट करता है. दैट्स व्हाई वी आर प्रेजेंट हियर ऑन द अर्थ क्रस्ट. Solid parts of earth including rocks, soils, minerals known as geosphere. Solid part of earth including rocks, soils, mineral. So जो solid part है अर्थ का जिसमें rocks आता है, soils आते हैं, minerals आते हैं, ये सबको क्या बोलते हैं हम लोग? जियोस्फीयर. क्या बोलते हैं? जियोस्फीयर. सो अर्थ का पार्ट जिसमें रॉक्स हैं, सॉइल्स हैं, मिनरल्स हैं, दे आर नोन एज व्हाट? जियोस्फीयर. पानी वाला हाइड्रोस्फीयर. रॉक, सॉइल, मिनरल प्रेजेंट इन ऑन द अर्थ इज जियोस्फीयर. बात समझ में आ गई? सॉइल कंपोजिशन एंड फंक्शन. अब जरा ध्यान से देखिएगा यहां पे. सॉइल में लॉक, एक्चुअली वो इधर आना चाहिए था, कोई बात नहीं है. सो सॉइल में लुक लाइक सिंपल डर्ट बट रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन एंड पोटेशियम. सॉइल के बगैर जिंदगी नहीं रह सकती, आपको ये बता दूं. सॉइल के बगैर जिंदगी नहीं रह सकती. क्यों? हर एक चीज सॉइल से मिलता है. प्लांट्स कहाँ उगता है? बिना सॉइल के प्लांट उगेगा क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं. तो सॉइल इज, ऐसा लगता है डर्ट है, सिर्फ डर्ट नहीं है. प्लांट्स उगता भी डर्ट में है. इसी डर्ट में, जिस जो तुम डर्ट समझ रहे हो वही डर्ट में प्लांट्स उगता है. अगर बिना प्लांट्स के क्या जिंदगी पॉसिबल? नहीं. हर एक चीज इंटरडिपेंडेंट है. उस पे हम लोग डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे. तो सॉइल में लुक लाइक सिंपल डर्ट बट रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन एंड पोटेशियम विच हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो. प्लांट्स को ग्रो होने के लिए उस क्या क्या जरूरत है? नाइट्रोजन एंड पोटेशियम. दैट्स वाई हम खाद यूज करते हैं, नाइट्रोजनस खाद, और दैट इज एंड पोटेशियम का युक्त खाद. खाद मीन्स व्हाट? फर्टिलाइजर. जो भी जगह में ये नाइट्रोजन कम है सॉइल में या पोटेशियम
पोटेशियम कम है तो वी यूज फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स टू मेक दैट सॉइल रिच इन नाइट्रोजन पोटेशियम विच हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो। सॉइल में लुक लाइक अ डर्ट, सॉइल एकदम गंदा दिख सकता है कि गंदगी है, बट सॉइल आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। दिस न्यूट्रिएंट्स कम्स फ्रॉम स्लो ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स। ये जो न्यूट्रिएंट्स आती है लाइक नाइट्रोजन एंड पोटेशियम, ये रॉक्स के टूटने से ही आती है। स्लो ब्रेकडाउन जो होता है रॉक्स का, उसी से ये नाइट्रोजन एंड पोटेशियम लाइक न्यूट्रिएंट्स सॉइल में आते हैं, विच इज फर्दर यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर ग्रोथ। अब जब प्लांट्स बड़ा होता रहेगा, जब वो खाना बनाएगा, तो ये सब न्यूट्रिएंट्स का जरूरत पड़ता रहता है। तो ये न्यूट्रिएंट्स जो है वाटर में घुल जाता है और वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट, उसके अंदर वो वाटर उसको घुला लेता है अपने अंदर और वो रूट के द्वारा पत्ते तक पहुंच जाता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और वो प्लांट्स अपना ग्रोथ बढ़ाता है यूजिंग दिस। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल सा चैप्टर था, बहुत ज़्यादा इसमें चैप्टर में कुछ था नहीं, आप एक बार पढ़ोगे तो समझ जाएगा। लेकिन पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितने भी आपने पढ़े उसको नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। तो नोट्स बना के पढ़िएगा तो मज़ा आएगा। नोट्स ज़रूर बनाइएगा और हर एक पॉइंट्स लिखिएगा। लिखने से सारी चीज़ें ईजी जाती हैं, तो लिखना ज़रूर। लिख के आप एक कमेंट ज़रूर करिएगा कि हाँ मैंने नोट्स लिखा है। जब आप नोट्स लिखोगे, पॉइंटर्स लिखोगे, तो लॉन्ग टर्म में पढ़ने में आसानी होगी आपको। तो ज़रूर पॉइंटर्स लिख लेना, नोट्स बना लेना। और नोट्स कभी भी सेम टू सेम छापा हुआ नहीं होना चाहिए। आप उसको देखो, एनालाइज करो, खुद से भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नहीं बन रहा है तो आप, इसलिए मैंने पॉइंटर वाइज दिया हुआ है, आप पॉइंटर वाइज भी नोट कर सकते हो ताकि एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सको, लिख सको, लॉन्ग टर्म तक याद रह सके। होप कर रहा हूँ कि जितने भी वीडियोस में आप, जो भी वीडियोस में पढ़ाए गए हैं, सब आप लोग को समझ में आए हैं। तो ज़रूर एक लाइक कर देना, लाइक करना बनता है। कमेंट कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स आप लोग को मिलती रहे ऐसे ऐसे वीडियोस की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, अलविदा।